गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं जगकुमार फिर से अपनी सफलता कहानी लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ आयुषी भारद्वाज है, जिन्होंने गुजरात न्यायिक सेवा में 65वीं रैंक लाके अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़े मोटिव्स में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने 65वीं रैंक लाके अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो मैम, आप सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम आयुषी भारद्वाज है। मैं चोमू से हूँ, जो कि जयपुर में कस्बा है। और मैंने गुजरात न्यायिक सेवा पिछले साल जो वैकेंसी आई उसमें अप्लाई किया था। फिर भगवान की आशीर्वाद और बाकी मेरे जो परिजन हैं उनके आशीर्वाद से मैं 65वीं रैंक के साथ पास हुई हूँ। मैम, आपका जो एकेडमिक करियर है वो शुरू में कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा एकेडमिक करियर मैंने पहले मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 5 ईयर लॉ किया था। बीबीए एलएलबी मैंने परस्यू किया। उसके बाद में मैंने मेरा 2 ईयर एलएलएम राजस्थान विश्वविद्यालय से किया था। और उसके बाद गुजरात न्यायिक सेवा और राजस्थान जुडिशरी मैंने दोनों का साथ में एग्ज़ाम फिल किया। प्री होने के बाद में जब मेंस के दोनों की डेट्स क्लैश हुए तब आई हैड टू मेक अ चॉइस, और फिर मैंने गुजरात जुडिशरी के साथ में परस्यू किया था। तो मैम, जैसे अपना जो राजस्थान है, अपने यहाँ की जो लैंग्वेज है राजस्थानी मारवाड़ी वगैरह है, हिंदी है, लेकिन वहाँ की क्या है, गुजरात की गुजराती भाषा है। तो उसको कैचअप करने के लिए वहाँ उसके लिए एक स्पेशल कैसे तैयारी की आपने? स्पेशल मेरे को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तैयारी की उसमें ज़रूरत होती नहीं है। गुजराती सुनने में बहुत ज़्यादा मारवाड़ी जैसी लगती है। तो क्योंकि छोटा सा कस्बा है तो मारवाड़ी काफ़ी अच्छे से आती थी। तो जब हमने गुजराती पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका जो साउंड है वो मारवाड़ी जैसा आता है। तो फिर मैंने 15 दिन एक क्लास ली, पर मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हुआ नहीं, तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी से ही न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से गुजराती को कवर करना स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा मेरे घर में मेरी फैमिली में भी मैं बोलना प्रैक्टिस करती थी मेरी मदर के साथ में। तो गुजराती स्पीकिंग मेरी उससे डेवलप हो गई। क्योंकि गुजरात में एक सेवा में अलग से एक गुजराती का पेपर होता है जो कि हमें क्वालिफाई करना होता है। 50 मार्क्स का एक पेपर होता है। तो उसके लिए फिर मैंने अलग से प्रेपरेशन करी। पत्र लेखन, निबंध लेखन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वो सब मैंने अलग से पढ़े थे उसके लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अलग से राजस्थान के होते हुए फिर भी इन्होंने गुजरात के जो गुजराती है उसके बारे में काफ़ी फोकस किया, उन पर अध्ययन किया और तब जाके इनका सिलेक्शन हुआ। तो मैम, जैसे आपने इस पीरियड में काफ़ी अच्छी तैयारी भी की, मतलब जैसे आईएएस की जो तैयारी करते हैं उसके लमसम जो बराबर तैयारी होती है इसमें भी कहा जाता है। तो उसकी जो तैयारी है उसके बारे में बताइए। आपका जो रूटीन, डेली रूटीन कैसा होता था, कौन कौन सी बुक्स को आपने पढ़ी और इसका जो अचीव गोल कैसे आपने हासिल किया? मेरा प्राइमरी रिलायंस जो था वो बेयर एक्ट पर था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कानून को सबसे बेसिक्स से आपको पढ़ेंगे तो आपका बेसिक ज़्यादा क्लियर होगा और फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने सबसे पहले मेरी कमांड बेयर एक्ट्स पे रखी। सेक्शन नंबर्स जो भी उनके मार्जिनल नोट्स हैं वो मैंने याद किए। उसके बाद में मैंने रेफरेंस बुक्स ऑप्ट करी काफ़ी के लिए। मैंने दिल्ली से राहुल आईएएस से कोचिंग करी थी और वहाँ का मैंने 2.5 साल का कोर्स लिया। मेरे कॉलेज के साथ साथ में ही वो प्रेपरेशन चलती रही, तो मेरा इतना टाइम का यूटिलाइजेशन में स्ट्रगल नहीं रहा मुझे। और उसके बाद में मेरी रोज़ की आदत थी कि मैं डेली एक टू डू लिस्ट बनाती थी। चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना जितना बेसिक टास्क हो या फिर एक मॉक देना जितना बड़ा टास्क हो, वो सब उस टू डू लिस्ट का पार्ट होता था। और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये मेजर करती थी कि कितने घंटे उस टू डू लिस्ट को ख़त्म करने में लग रहे हैं। तो शुरुआत में उसमें 15 घंटे लगते थे, फिर वो कम होते गया, तो फिर 10-12 घंटे की एवरेज से मेरी डेली रूटीन मैनेज होती थी। बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत जो बिगिनिंग है वो आप कैसा चालू करते हैं तो अंत में आपको परिणाम भी वैसा मिलता है। तो मैम, जैसे एक और बात बताइए इसमें, जैसे कि कहते हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी होता है, कई बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी ठीक रहता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों ले सकते हैं या एक से भी काम चल सकता है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कोचिंग लेने से ही आपका सिलेक्शन गारंटीड है या फिर सेल्फ स्टडी से ही वो गारंटीड है। हर इंसान की एक अलग अलग स्टडी अप्रोच रहती है। कोई इंसान होते हैं जो कि खुद के लिए खुद के स्टैंडर्ड्स क्रिएट करके खुद के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोचिंग आप तब हेल्पफुल मान सकते हैं जब आपको वो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो। जैसे मुझे इनिशियली मेरा स्केड्यूल बनाने में, मेरे टारगेट सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ पर कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप वो खुद मैनेज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस खुद से ट्रैक कर सकते हैं, अपने टेस्ट खुद ले सकते हैं, तो आपको कोचिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैम, जैसे काफ़ी सारे युवा भी तैयारी करते हैं, सभी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो एक दो एग्जाम में फेल हो जाए तो अपना रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। तो अपने जो लक्ष्य पे डटे रहें, अपने मतलब अपना जो गोल है उसको छोड़े नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में सबको यही डर रहता है, क्योंकि बहुत अनसर्टेन होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो सबको ये डर रहता है कि अगर मैंने कोई बैकअप नहीं रखा तो फिर मैं क्या करूँगा या करूँगी।
तो ये डर तो मेरे साथ में भी था, क्योंकि मेरे पास में कोई भी बैकअप नहीं था। इवन दो प्रैक्टिस का ऑप्शन जनरली रहता है, पर मैंने मेरे लिए वो ऑप्शन भी नहीं रखा था। मुझे हमेशा से यही चाहिए था कि बस वो एक सीट मुझे न्यायिक सेवा में मिल जाए। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आप यही कर सकते हैं खुद के लिए, कि आप खुद को ये बताएं कि मेरे लिए मेरे ईश्वर ने एक सीट रख रखी है उस एग्ज़ाम के अंदर। अब वो मेरी मेहनत पर निर्भर करता है कि मैं कितनी मेहनत करके उस सीट तक पहुंच सकती हूँ। और आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पाना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे उस तरीके से देखेंगे तो आप एक भी फेलियर नहीं झेल पाएंगे। तो उतना पेशेंस ये सर्विसेज मांगती हैं, इनफैक्ट कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मांगते हैं। वो ये देखते हैं कि आप कितना लड़ सकते हो सीट के लिए, तो इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। और हम कहते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे प्री एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू वगैरह भी होता है। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और उसमें आपका जो आपने फील किया वो उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्री और मेंस की तैयारी से बिल्कुल हटकर होती है इंटरव्यू की तैयारी। आपको प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इंटरव्यू में आपको बहुत कम पढ़ना होता है, पर बहुत दिमाग से पढ़ना होता है। इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत सिलेक्टिव अप्रोच में की जाती है, क्योंकि आपके लिए इतने से दिनों में बहुत कम समय मिलता है। कोई भी जगह आपको मुश्किल से 1 महीना देगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो तब आपकी अप्रोच बहुत सिलेक्टिव हो जाती है। आपको लॉस के मेजर कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने होते हैं, और साथ साथ में आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी वर्क करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए ये किया था कि मैं डेली किसी भी एक परिवारजन को बैठाकर और उनके सामने बोलती थी। उन्हें मैंने एक लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दे रखा था कि आप मुझसे रोज़ पूछिए। तो उन क्वेश्चंस के बाहर लकीली बाय गॉड्स ग्रेस कुछ भी मेरे इंटरव्यू में आया ही नहीं। डेली इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि आपको कैसे आना है, आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे उठकर जाना है, उसकी आपकी अपने आप प्रैक्टिस होती रहती है। तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए बस डेली गुजराती के न्यूज़पेपर्स पढ़े, क्योंकि हमें गुजराती के न्यूज़पेपर्स भी पढ़ाए जाते हैं और उसका अंग्रेज़ी या हिंदी में अनुवाद भी करवाया जाता है। तो मैंने बस वही किया, और उसके अलावा मैं बस मेरे किसी भी परिजन के साथ में रोज़ प्रैक्टिस करती। बहुत अच्छी बात है कि जो इंटरव्यू का जो लेवल था इनका बहुत अच्छा था। छोटी छोटी जो मेन मेन जो बारीकियाँ होती हैं उन पे इन्होंने काम किया और इनका जो होमवर्क इतना अच्छा था कि इन्होंने सिलेक्शन लिया। मैम जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया ने आजकल के युवाओं को घेर लिया है, कहा जाता है ऐसे। तो सोशल मीडिया का मतलब आपने कैसे इस्तेमाल किया और इसके लिए युवाओं को क्या संदेश दे सकते हैं कि वो भी इस्तेमाल करके या उसका जो बेनिफिट्स लॉसेस होता है उसको कैसे वो कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक इस चीज़ का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है, जो कि सेल्फ कंट्रोल है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको कोई भी खुद से बोलकर नहीं रख सकता कि आप अब फ़ोन नहीं चलाएंगे। आप चलाइए। सोशल मीडिया से दूर जाना ही आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं करता है। मैंने कोई भी सोशल मीडिया नहीं छोड़ी थी, पर मैंने बस उसका सुचारू रूप से मैं उपयोग करूँ। ऐसा उपयोग हो जिसमें मुझे मेरा टाइम वेस्ट होते हुए भी ना फील हो, और जो पढ़ाई से जो एग्जॉशन आता है वो भी चला जाए। मैं यही करती थी। तो मैं कुछ भी, अगर मैं बोर हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते, तो मैं यूट्यूब पर कोई भी ऑनलाइन मॉक होते थे वो लगा लेती थी बैठे बैठे। तो उससे आपको लगता है कि ब्रेक भी हो गया और आपने सोशल मीडिया भी एक तरीके से यूज़ कर ली। बाकी अगर कभी मैं बहुत थक जाती थी तो मैं फिर खुद को बिना गिल्ट में भेजे सोशल मीडिया थोड़ी देर देखकर और फिर वापस पढ़ाई पर लग जाती थी। तो इसमें मुझे लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि इस तैयारी में आपको और किसी से ज़्यादा खुद से ईमानदारी रखनी पड़ती है। तो सोशल मीडिया कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अगर आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं तो। सोशल मीडिया कोई अलग नहीं है, बस आप अपना जो सेल्फ कंट्रोल उस पर कैसे बनाए रखते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि अगर सेल्फ कंट्रोल रखेंगे तो सोशल मीडिया से आप अच्छे जो इसके मेरिट्स वगैरह हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैं अब उस दिन की हम स्टोरी जानना चाहेंगे जो अपना आज का विषय है कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको पहली बार में फर्स्ट टाइम पता चला, तो उस दिन की स्टोरी बताइए। कैसे आपको पता चला, फैमिली में माहौल कैसा, आप कितने खुश थे, फ्रेंड्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह? वो फीलिंग तो मतलब, वो मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट के लिए वो दिन सबसे बड़ा होता है उनकी ज़िंदगी में। मेरे लिए भी था, और वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं मेरे रिज़ल्ट कभी भी, क्योंकि कोई भी डेट नहीं निश्चित होती, कोई भी टाइम नहीं निश्चित होता। तो मैं घर पर थी ही नहीं, और मेरे पास में मैं बाहर थी और पापा का कॉल आया कि रिज़ल्ट आ गया बेटा तेरा, तू पास हो गई। तो मुझे पापा पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि उस दिन आएगा। तो बस पापा ने कॉल किया तो मैंने फटाफट से रिज़ल्ट खुद से चेक किया और मुझे दिख गया नाम कि हाँ 65वें नंबर पे मेरा नाम है। तो उसके बाद मेरा ड्राइव करके घर आना मुश्किल हो गया। फिर मैं घर आई तो इंडीड बहुत इमोशनल थे मम्मा पापा,
पूरा जो स्टाफ है वो लोग बहुत इमोशनल थे। मेरे पूरी फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो पूरी फैमिली बहुत इमोशनल थी। वो मुझे लगता है एक ऐसा मोमेंट है जिसके लिए वर्ड्स चुनकर बताना बहुत मुश्किल हो पाता है, पर बहुत ही बड़ा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। हमने काफ़ी सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन अभी भी चल ही रहा है, तो बहुत ही बड़ा मोमेंट था। बहुत बहुत बड़ा मोमेंट होता है ये, जब गुजरात नाइक शिवा में का सिलेक्शन हुआ, बहुत ही अच्छा तो मोमेंट था। मैम जैसे अभी आप नाइक शिवा में आपका जज, सिविल जज बन चुके हैं आप, तो ये अंतिम पड़ाव है या आगे भी और भी आपको जाना है, जो आपके जो नेक्स्ट टारगेट्स वगैरह हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, मेरे पर्सनालिटी ट्रेट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली आई हुई है कि मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता एक चीज़ से। तो अब जब ये हो भी गया है तो भी बैक ऑफ बाय द माइंड मेरे ये चल रहा है कि अब मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो अभी मैं यूँ प्लान कर रही हूँ कि थोड़े साल सर्विसेज देकर मैं हायर जुडिशरी के लिए एम करूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इंडिया की हाईएस्ट हाई कोर्ट जज बन सकूँ, यंगेस्ट हाई कोर्ट जज बन सकूँ। यंगेस्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि यंगेस्ट जो हाई कोर्ट जज बनने का सपना है इनका ज़रूर पूरा हो, ये बहुत अच्छी बात है। मैम जैसे कहा जाता है कि मूवीज़ वगैरह जो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, वो भी इंसान को ज़रूरी होता है। उससे क्या है कि जो अपना बोरिंग समय है उसको आप ठीक कर सकते हैं, जो आप स्ट्रेस में रहते हैं तनाव को कर सकते हैं। तो आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ वगैरह चल रही है, तो आपकी जो फेवरेट मूवी है वो कौन सी है और वो क्यों है? मेरी दो फेवरेट मूवीज़ हैं, कोई एक नहीं है। पहली एक हॉलीवुड मूवी है जो कि है यस मैन। वो आपको अपने जीवन में हाँ कहने की अहमियत बताती है कि आप हाँ कहने से क्या क्या पा सकते हैं। और दूसरी है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों की वो भी वो होगी फेवरेट मूवी, 12th फेल, क्योंकि उस मूवी से हर एक एस्पिरेंट रिलेट कर सकता है जिसने भी आज तक फेलियर देखी होगी या फिर बस वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो मूवी आपको बहुत पर्सनल फील होती है, और उसके बाद जो उनकी विक्ट्री है वो भी आपको बहुत पर्सनल फील होती है। तो इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। यस मैन और 12th फेल तो आपने काफ़ी बार देखी होगी, उसमें कितना जो स्ट्रगल किया था उन्होंने, शायद उनका नाम था, मनोज कुमार। हाँ मनोज कुमार के उसमें बनी है वो। और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से जो स्पोर्ट्स वगैरह खेल वगैरह आपको पसंद है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, पर मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिपरेशन के पहले से ही काफ़ी पसंद था, तो मैंने एक मेरी छोटी सी फ़िक्शन नॉन फिक्शन लाइब्रेरी बना रखी है। उसके अलावा मुझे एक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है, तो मैं जिम जाती थी प्रिपरेशन वाले टाइम पर भी, तो वो पूरे दिन भर की जो थकान होती थी उससे हो जाती थी। और मैम जैसे आप बन गए हैं तो बाद में आपको जैसे घूमने वगैरह का भी, विजिट करने का भी मौका मिलेगा, तो कौन कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, या आप ड्रीम वगैरह कुछ है आपका है तो उसके बारे में? जहाँ जाना चाहती हूँ वो मैंने अभी तक नहीं सोचा है, पर एक जगह है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं वहाँ हर महीने भी जाऊँ तो मेरे लिए कम है, वो ऋषिकेश है। और जब भी टाइम बहुत टफ हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऋषिकेश ही इकलौती एक जगह है जहाँ जाकर आपको उतना सुकून मिल सकता है। तो ऋषिकेश ही हमेशा मेरी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन रहेगी। ऋषिकेश इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे जाना चाहते हैं। और मैम कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, बट कहते हैं कि गॉड का होना आपके लिए ज़रूरी है, फैथ इन गॉड काफ़ी ज़रूरी है। तो आध्यात्म में आप कितना बिलीव करते हैं? मुझे नहीं लगता कि आज हम ये इंटरव्यू कर भी रहे होते अगर भगवान नहीं होते थे। इस पूरी जर्नी में इनफैक्ट स्पेसिफिकली इन 2 सालों में भगवान ने जितना मेरा साथ दिया है, मुझे नहीं लगता किसी और फैक्टर का उतना कंट्रीब्यूशन रहा होगा। स्पेशली इंटरव्यू के भी टाइम मुझे याद है कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी डिले हो रहा था क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था। तो उस 45 मिनट्स के टेन्योर में बहुत एंशियस फील होता है आपको, क्योंकि इंटरव्यू हुआ ही नहीं है और आपको डर लग रहा है। तो तब भी आई रिमेंबर दैट आई वाज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग, और मुझे बस ये लग रहा था कि भगवान अब ये 45 मिनट आपके भरोसे है। मेरी ज़िंदगी के सारे बड़े फैसले मैंने भगवान से ही पूछ कर लिए हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस वो सब सही रहे हैं। तो मेरी प्रिपरेशन में इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नहीं भी बने और आप कुछ बन भी गए, उसके बाद में भी कभी भी आपको भगवान पर फेथ कम नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए मेरे लिए तो अध्यात्म बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। और मैम जैसे कहते हैं कि मेहनत प्लस लक दोनों का होना ज़रूरी है, तो आप मेहनत से भी बिलीव करते हैं कि लक भी कुछ कोई चीज़ होती है? मुझे लगता है कि आप कभी भी लक को टाल नहीं सकते। मेहनत आप कितनी भी कर लीजिए, पर लक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो अब वो किसी के पास में कम होता है, किसी के पास में ज़्यादा होता है। जिन्होंने
बहुत मेहनत करी होती है, वो भी कई बार लक की वजह से नहीं क्लियर कर पाते। तो मुझे लगता है ये पार्ट एंड पार्सल है, पर दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, मेहनत प्लस लक। यदि मेहनत है तो लक भी साथ देगा, और लक है तो मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, तभी आपका जो लक है वो साथ देगा। मैम अंत में काफ़ी सारे जो युवा अलग अलग फील्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जो फील्ड हो उसमें लग रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए वन लाइनर हो, या अच्छा एक मैसेज जो वो किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं? एक कोट था जो मैंने जब मैं प्रिपरेशन भी करती थी तो मेरे नोटिस बोर्ड पे मैंने लगा रखा था, प्रे लाइक इट्स अप टू गॉड एंड स्टडी लाइक देयर इज़ नो गॉड। तो उसमें मुझे लगता है कि आप मतलब मेरे लिए वो चीज़ ऐसे काम करती थी कि मैं जब भगवान के सामने होती थी तब मैं सिर्फ ऐसे देखती थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और सब उन्हीं के भरोसे है। और जब मैं पढ़ती थी तब मैं बिल्कुल ऐसे सोचती थी कि भगवान कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सब मेरे ही भरोसे है। तो वो आपको बहुत टफ टाइम्स में से निकाल सकता है। तो वो कोट मुझे बहुत हेल्प करता है। बहुत अच्छी बात है कि भगवान आपके भरोसे है, आप कितना बिलीव रखते हैं। कई बार लगता है कि पढ़ाई करते हैं उस समय कि सब कुछ अपने को ही करना पड़ेगा, तो ये दोनों चीज़ काफ़ी जुड़ी हुई है। और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज चैनल में आए, आपने को समय दिया, और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। आपका राजस्थान गुजरात न्यायिक सेवा में आपका चयन हुआ है, और आप जल्द ही और हायर जुडिशरी में जाएँ, और फिर से हमें एक बार फिर से मौका मिले आपका इंटरव्यू लेने का अगेन। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।